हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का बात करने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, सर्कल है। ये चैप्टर जो है बहुत ही छोटा है, आपको फ्री का नंबर दिला जाएगा। लेकिन एक कंडीशन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कुछ 9th के बेसिक कंसेप्ट अगर आपको याद है, तब आपको ये सर्कल पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लास 9th में दिया हुआ है। क्लास 10th में वहां से चीजें नहीं दिया हुआ है, बेसिक चीजें नहीं दिया हुआ है क्लास 10th में। सारी बेसिक चीजें जो है वो 9th वाला उठाकर यहाँ पे रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक टेंजेंट के बारे में बात करते गया है, तो टेंजेंट तो अभी बहुत दूर है, आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि दोनों को आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश किया है, यानी क्लास 9th के भी कंसेप्ट को और क्लास 10th के भी कंसेप्ट को, दोनों को पहले मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद में तब हम आपको आएंगे टेंजेंट पे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये चीजें क्लियर हो कि सर क्लास 9th में ये है, और फिर जब वहां तक हम आपको बता लेंगे ना बेटा, तो 100% जस्ट मैं उसके आगे जाऊंगा तो आप दोनों को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने रिलेट नहीं किया ना, तो आप फिर सर्कल छोटा चैप्टर होते हुए भी आप क्वेश्चन ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने जो पैटर्न देखा है, जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, वो आपको बेसिक 9th से उठा करके क्वेश्चन पूछती है। यस और नो। तो आइए पहले कुछ 9th के बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम चीजें को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने बहुत ही बेसिक लिखा है, सर्कल क्या है। तो बेटा सर्कल क्या होता है, आप सोचिए सर्कल क्या है। ये कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये जो है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन that points are equidistant from the fixed point। तो फिक्स पॉइंट इक्विडिस्टेंस, ये एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए और एक पॉइंट को कलेक्शन कर लीजिए जो इसके इक्विडिस्टेंस पे इसके चारों तरफ घूमता है, राइट। तो हमने यहां पे क्या है कि लिखा है, अब ये इक्विडिस्टेंस पर ये पॉइंट जो है ये सभी जगह इक्विडिस्टेंस पर, सभी इक्विडिस्टेंस रहेंगे। इक्विडिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये जो इक्वी डिस्टेंस यानी जो फिक्स डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं बेटा रेडियस, इसी को बोलते हैं क्या, रेडियस। और जो ये आपका पॉइंट घूम रहा था वो एक पाथ को ट्रेस किया है, जो पॉइंट घूम रहा था वो एक पाथ को ट्रेस किया है। ये पाथ ही क्या है, आपका सर्कल है। यही क्या है, आपका सर्कल है। और इस पाथ के कंप्लीट लेंथ को ध्यान से सुनिएगा, इस पाथ के कंप्लीट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। अगर इसको और समझना है तो आप इसको 20 से कट करके और फैला दीजिए, तो फैलाएंगे तो आपका ये होगा। तो यहां से यहां तक के लेंथ को जो है हम क्या बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस बोल रहे हैं, राइट। यानी कोई आपसे पूछता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस। ओके, अब जो ये इक्वी डिस्टेंस है आप इसको बोल दिए ये रेडियस है, लेकिन जो ये फिक्स पॉइंट है, जो ये फिक्स पॉइंट है, इसका भी कुछ नाम होगा। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज द सेंटर। तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम क्या हो गया, सेंटर। और जो इक्वी डिस्टेंस है उसका नाम क्या हो गया, रेडियस। अब आप ये देख रहे हो कि बहुत सारे पॉइंट्स को मूव कराने पर हमको मिल रहा है क्या, हमको मिल रहा है सर्कल। यानी अगर कोई पूछता है कि सर्कल कैसे बना है, तो आप ये बोलोगे कि सर हमने अभी कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी इनफाइनाइट पॉइंट के मिलने से जो है वो क्या बना है, सर्कल बना है। अब दूसरा, कितना रेडियस हो सकता है किसी सर्कल में, तो देखिए ना, इस पॉइंट से एक रेडियस, फिर दूसरा पॉइंट से, फिर इस पॉइंट, सभी पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, सभी तो इक्वी डिस्टेंस पे ही है, तो सारे डिस्टेंस तो आपका सेम ही हो गया है। तो आप जब इसको रेडियस बोल रहे हो किसी एक को, तो इसको भी तो रेडियस बोलोगे, इसको भी रेडियस बोलोगे, इसको भी रेडियस बोलोगे। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस जो है किसी भी सर्कल में होता है। तो चलिए
अब ये सेंटर हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमने लिया है। अब ये सारे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमको सर्कल मिलेगा, और इसी का कंप्लीट लेंथ जो होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस इन द सर्कल। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, और मैं बार बार इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। यहीं जाकर के ना टेंजेंट में यूज होगा, बहुत ही डीप में, और वहीं से क्वेश्चन जो है इस बार सैंपल पेपर में बना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, और मैं कह रहा हूं कि सारी चीजें मैं क्लियर करते चलूंगा, तो फिर जब क्लास 10th में जैसे ही मैं आऊंगा टेंजेंट पे, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको और चीजें भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब दूसरा बात करते हैं बेटा आर्क का। देखिए आर्क का हमने लिखा है पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बताओ, जब आपको ये पता है कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है या जो आर्क का लेंथ है, उसी आर्क के लेंथ को जो है हम लोग यहां पे माइनर आर्क कह रहे हैं। तो माइनर क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में तो आपका ये भी है, ये भी आपका लेंथ है, और आपका ये भी लेंथ है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो एक को बोल दिया गया कि माइनर है और एक को बोल दिया गया मेजर है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब एक को माइनर बोल दिए, एक को मेजर बोल दिए, लेकिन अगर ये दोनों माइनर और मेजर जब इक्वल हो जाएगा तब आप क्या कहेंगे? तो उसका एक स्पेशल नाम होता है बेटा, क्योंकि माइनर और मेजर तो बोल सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जब इक्वल हो जाए तो हम उस कंडीशन में नहीं बोलेंगे, यानी हम यहां तक चले जाएं तो लगभग ये दोनों जो है वो आपका ए और बी जो है दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उस कंडीशन में जो है बेटा हम इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। अब सुनिए, जब दो पॉइंट के बीच के आर्क ऑफ लेंथ जो है, यानी इस लेंथ को हम आर्क बोल रहे हैं, तो सोचिए आप इसमें कितना सारा पॉइंट होता है। बोलिए, सर्कल में कितना पॉइंट होता है? तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है। यस और नो? तो कोई भी दो पॉइंट आप लेते हो तो उसके बीच का जो गैप है, जो आर्क का जो लेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे आर्क बोल रहे हैं। यस और नो? तो अब समझिए कि आर्क भी आप कितना ले सकते हैं, इनफाइनाइट आर्क हो सकता है, क्योंकि जब पॉइंट इनफाइनाइट है और वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि सर हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्क भी ले सकते हैं। यस और नो? यस, बिल्कुल करेक्ट। अब दोनों इक्वल हो जाएगा तो आप उसको सेमी सर्कल बोलोगे। क्लियर है? अब आइए कॉर्ड। बेटा कॉर्ड क्या होता है कि आपने अभी तक ये देखा है कि सर अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है ना, तो हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं ना तो हम एरो से बताते हैं। अगर हम रे को ड्रॉ करते हैं सर तो हम एक एरो और एक एंड पॉइंट दिखाते हैं, इसमें कोई एंड नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं सर, तो हम कोई एरो यहां पे नहीं दिखाते हैं। तो यहां भी देखिए, यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, और इस लाइन में हमने कहीं एरो नहीं रखा है, यानी ये सेगमेंट है। तो हम क्या कॉर्ड को डिफाइन करेंगे? इट इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। यस, इट इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब आप ये सोचो कि यहां से लेकर के यहां तक जो आपने ये ज्वाइन किया, जो ये आपको स्ट्रेट पाथ यहां तक मिला, इसी को बोलते हैं कॉर्ड। तो दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो आपको कॉर्ड मिला। तो बेटा इस तरह सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसका मतलब कि सभी पॉइंट को ज्वाइन करते जाएंगे तो हमको कॉर्ड मिलते जाएगा। दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड इन द सर्कल। यस, वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड इन अ सर्कल, यानी सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। यस। अब दूसरा बात सुनिएगा, ऐसा तो ड्रॉ करते जाओगे बहुत सारा कॉर्ड, तो एक ऐसा कॉर्ड होगा जो कि कहां से पास कर जाएगा बेटा? वो पास कर जाएगा कहां से? सेंटर ऑफ द
सर्कल से। तो जब सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर जाएगा तो बेटा उस समय वो कॉर्ड तो रहेगा ही, लेकिन साथ में एक स्पेशल नाम आ जाता है, दैट इज द डायामीटर। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए वो आपका क्या होता है, डाया होता है। और याद रखिएगा बेटा उसके ऊपर अगर कोई हम ड्रॉ करते हैं, इसके नीचे ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। जो सेंटर से पास कर रहा है उससे क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कॉर्ड हो या ये कॉर्ड हो, इन दोनों कॉर्ड से सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा, जो सेंटर से पास करेगा। तो डायमीटर का डिफिनेशन यही बनता है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। और बेटा आपको पता है कि सेंटर से पॉइंट तक, सर्कल के किसी पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां से यहां आर, फिर यहां से यहां आर, तो ये जो डाया है वो आर प्लस आर हो जाएगा और इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2r। यानी डायमीटर जो है वो रेडियस का 2 गुना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सभी जो कॉर्ड है वो डाया होगा। कहां दिख रहा है, क्या ये डाया है, क्या ये डाया है, नहीं है। जो सभी कॉर्ड हैं वो डाया नहीं है, यस, लेकिन जितने भी डायामीटर होगा वो सभी क्या होगा, कॉर्ड होगा। जितने भी डाया हैं वो सभी कॉर्ड हो सकता है, बट जितने भी कॉर्ड है वो डाया नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऑल द कॉर्ड्स आर डैश, तो आप ये कह सकते हो कि नॉट डायमीटर, या ऑल द डायमीटर इज डैश, तो क्या कह सकते हो कि कॉर्ड। तो जितने भी डायमीटर हैं वो कॉर्ड हो सकते हैं, बट जितने भी कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं हो सकता है। चलिए अब बेटा यहां पे दूसरा बात क्या है, दूसरा बात सुनिए। अब हम बात करते हैं किसका, सेगमेंट का। एक्चुअली क्या है कि जो सेगमेंट है वो हमेशा कहां से, जो कॉर्ड आप ड्रॉ करते हो ना, जो कॉर्ड आप ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यस, अगर आप कॉर्ड को ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए आप यहां से देखिए, ये इस पार्ट में और ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो बेटा इसको बोलते हैं सेगमेंट। जो पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो अब कौन सा सेगमेंट, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, जैसे आपने आर्क में बोला था माइनर, उसी तरह यहां पे जो छोटा सेगमेंट होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सेगमेंट होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। यानी आप ये कह सकते हो ना कि कोई बोले सेगमेंट क्या है, अगर कोई कह दे, नॉर्मल आपसे पूछ दे कहीं सेगमेंट क्या है, तो आप ये आंसर दोगे कि सेगमेंट जो है सर वो कॉर्ड और आर्क के बीच का गैप होता है। देखिए, इट इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो आपका रीजन है उसी को आप क्या बोलते हो, सेगमेंट बोलते हो। तो माइनर सेगमेंट और क्या होता है, मेजर सेगमेंट। यस और नो। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, सेगमेंट हमको अगर क्लियर हो गया हो तो हम बात करेंगे सेक्टर। देखिएगा सेगमेंट और सेक्टर आसपास होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं सेगमेंट और सेक्टर में। देखिए आप अगर नहीं होते हैं कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हो भी सकता है कि कभी किसी के दिमाग में चलो कि सेगमेंट और सेक्टर में क्या हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे ऐसा एक ट्रिक दिया है जिससे हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो। देखिएगा क्या है, सेक्टर है, और अगर हम इसका हिंदी लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं सेक्टर, और इसका सेंटर का हिंदी लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं कि सर ये सेक्टर हो गया, और आपका यहाँ पे सेंटर, अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिखेंगे सेंटर। तो बेटा एक्चुअली क्या है, सेक्टर, सेंटर, और हम इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो आप ये देखिए कि सेगमेंट अगर आप लिखते हो, सेगमेंट लिखते हो, तो यहाँ पे तो वर्ड ही लास्ट में चेंज हो गया, लेकिन यहां देखो सेक्टर और सेंटर, तो याद रखिएगा कि जो सेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से रीजन बांटता है। यस, जो आपका सेक्टर होता है वो हमेशा सेंटर से रीजन बांटता है, लेकिन जो सेगमेंट है लास्ट में क्या है, कहा ये बिल्कुल अलग है। तो ये सेंटर से रीजन नहीं बांटता है, सेंटर से अगर वो रीजन बांटेगा
तो आपका उस समय उसका नाम जो है वो माइनर और मेजर सेगमेंट नहीं रहेगा, उसका नाम क्या होगा बात करेंगे। लेकिन अब आप आज के बाद ध्यान रखेंगे कि सर सेंटर और सेक्टर, यानी सेक्टर का बात करेंगे तो रीजन कहां से बटेगा, सेंटर से बटेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, और ये ए बी क्या है, एक आर्क है। बोलिए, ए बी क्या होता है, एक आर्क होता है। तो ए बी जब आपका एक आर्क है और ये दो रेडियस है, उनके बीच के रीजन को क्या बोलेंगे, हम बोल रहे हैं सेक्टर। तो यानी इसका डिफिनेशन सेक्टर का क्या हुआ, तो सिंपल, इट इज द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड वन आर्क। तो यहां पे दो रेडियस और वन आर्क के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्टर। तो आपको अब यहां ये भी है, तो अब इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में तो ये एक उधर भी सेक्टर बना हुआ है जो बड़ा सेक्टर है। तो सेक्टर तो आपको दो बन सकता है, इसीलिए यहां पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो छोटा वाला को बोल दिया गया माइनर सेक्टर और बड़ा वाला को बोल दिया गया फिर से क्या, यहां पे मेजर सेक्टर। यस और नो। अब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे ये आर्क यहां पे बढ़ते बढ़ते आपको इस पूरे सर्कल को आधा डिवाइड किया, वैसे भी तो हो सकता है कि ये आपका सेक्टर बढ़ते गया और बीचों बीच इसको, सर्कल को बीचों बीच डिवाइड कर दिया, तो बेटा उस समय ये जो है वो इक्वल सेक्टर हो गया। और इक्वल सेक्टर हो गया तो जैसे यहां पे आप सेमी सर्कल बोल रहे थे तो यहां भी सेमी बोलोगे, तो सेमी सर्कुलर रीजन, और यहां पे इसको बोल देंगे क्या, सेमी सर्कुलर रीजन। यस और नो। यानी सेक्टर जब बराबर हो जाएगा दोनों तो हम उसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। तो बेटा ये जो चीजें थी वो था आपका बहुत ही बेसिक क्लास 9th का। अब ऐसा नहीं है कि क्लास 9th का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया, नहीं। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो कुछ थ्योरम्स का बात करेंगे क्लास 9th में, क्योंकि अगर आपको वो थ्योरम क्लियर नहीं है तो आप क्लास 10th के थ्योरम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इस बार जो क्वेश्चन भी आया है वो आपका क्लास 9th को के थ्योरम को रिलेट करके आया है। दैट्स वाई जो है वो हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद किसका, कुछ थ्योरम्स का। तो आइए देखते हैं कुछ थ्योरम्स के बारे में। सबसे पहला थ्योरम्स जो है वो क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर और वाइस वर्सा। देखिएगा, सबसे पहले उसने कहा है कि जो इक्वल कॉर्ड है आपका, इक्वल कॉर्ड, दैट मीन्स ये कॉर्ड हमने मान लिया एक ए बी और दूसरा कॉर्ड हमने मान लिया सी डी। कह रहा है कि जो ये कॉर्ड है सेंटर पे जो आपका एंगल बना रहा है, ये बना रहा है मान लीजिए दैट इज द θ1, और दूसरा ये जो आपका कॉर्ड है सी डी वो बना रहा है θ2। अगर आपका ए बी जो है वो बराबर है सी डी के, यानी इस कॉर्ड के दोनों लेंथ जो है वो आपस में अगर इक्वल है तो आपका θ1 और θ2 जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा देखिएगा, यहाँ पे ये थ्योरम तो 9th क्लास में बहुत सारा थ्योरम है, हमने सारे थ्योरम को लिखा है, लेकिन उनको जो है दो लिखा है, मैंने एक में कन्वर्ट किया है। उसका रीजन देखिए, हमने कहा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर ये कॉर्ड इक्वल है और अगर वो सेंटर पे एंगल बनाएगा तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब इनका अपोजिट बोलिए, अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे तो उनका लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है वाइस वर्सा। तो आपको अब दोनों बातें याद रखना है कि अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है तो आप उसको कह देंगे कि वो कॉर्ड इक्वल है, या अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। यस और नो। तो इन दोनों को, दोनों थ्योरम्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये यूज होगा अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की चीजें, उसमें सब यूज होगा ये, इसलिए मैंने सारे थ्योरम्स यहाँ पे लिख रखे हैं। अब दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड और वाइस वर्सा। देखिए,
ये जो थ्योरम सेकेंड है उसमें क्या है। अब आप कहेंगे सर प्रूफ भी करना है क्या थ्योरम्स का, तो बिल्कुल नहीं बेटा, प्रूफ तो आपको क्लास 10th में बिल्कुल इसका प्रूफ आपको नहीं आएगा, राइट। लेकिन क्या है कि आपको थ्योरम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो क्या कहता है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रूफ करने बैठेंगे और बहुत सारा प्रूफ करेंगे, नहीं। देखिए प्रूफ तो बहुत ही आसान है, ये साइड दोनों बराबर होगा आपस में, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा और ये आपस में बराबर होगा, तो ट्रिपल एस जो कन्ग्रुएंसी से आपका क्या होगा, ये कन्ग्रुएंट होगा और आपका बाइसीपी सीटी ये दोनों बराबर होगा। तो ये प्रूफ आसान है, लेकिन आपको प्रूफ करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स याद होने चाहिए और उनको एप्लीकेशन उनका कैसे होगा वो आपको याद रखना है, बाकी आपको प्रूफ किसी का याद नहीं रखना है। दूसरा क्या है, उसने जो दूसरा थ्योरम कहा है, कह रहा है कि अगर आपका सर्कल है और एक कॉर्ड है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस कॉर्ड पे, तो इस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स आपका एम जो होगा वो बराबर होगा किसके, एम बी के। अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर उसके कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये है आपका थ्योरम नंबर 2। अब आप इसके उल्टा बोल सकते हैं, अब इसके क्या है, उल्टा बोल सकते हैं। क्या कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास कर रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लाइन सेंटर से पास कर रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो 100% वो परपेंडिकुलर भी होगा। तो क्या है कि आपका 2 थ्योरम तो यहां आ गया था और 2 यहां आ गया। यहां लिखा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो हमने कह दिया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट कर देगा, सेंटर से अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो। हमने कहा इसके जस्ट उल्टा कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास कर रहा है सर्कल के और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो 100% वो लाइन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, कॉर्ड के। तो 2 थ्योरम यहां आ गया। इसको भी अगर आपको प्रूफ करना होगा तो इनको मिला देंगे, ये और ये आपस में बराबर होगा, ये क्या होगा, कॉमन होगा और ये 90 होगा, तो आपके साथ आरएचएस से क्या हो जाएगा, ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा और कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ का कोई नीड नहीं है। आइए अब देखते हैं आपको जो तीसरा आपका है थ्योरम, उसको देखते हैं कि वो क्या है। कह रहा है कि देयर इज अ ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट, राइट, 3 गिवन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एक आपका पॉइंट है तो इससे आप बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बहुत सारा आप सर्कल इससे ड्रॉ कर सकते हो, डिफरेंट रेडियस का बहुत सारे सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका 1 पॉइंट है तो, अगर आपका 1 पॉइंट है तो, अगर आपका 2 पॉइंट्स है, अगर आपका 2 पॉइंट्स है तो इनसे भी आप बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारा सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, जितना आपको चाहे उतना सर्कल ड्रॉ आप कर सकते हो। यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, अगर 2 पॉइंट्स है तो उससे भी आप मेनी सर्कल्स, है ना, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल। लेकिन बेटा अगर वहीं 3 पॉइंट है तो आप इससे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल क्या है, ड्रॉ कर सकते हो। यानी 3 नॉन कोलिनियर, याद रखिएगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लास 9th में इस 3 पॉइंट्स से जो है इस सर्कल का सेंटर भी निकाला
जाता है। लेकिन बेटा आपको उसकी नीड नहीं है, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अगर 3 पॉइंट अगर आपका है कोलिनियर, आपका क्या है कि 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी यहां पे होगा बेटा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक्चुअली क्या है कि नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर एक ही लाइन में रहेगा, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, तो अगर ये पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो आप इससे सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी तो पास में हम यहाँ पे रख दिए, तो कैसे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर वो एक ही लाइन में नहीं है, वो एक ही लाइन में नहीं है, तब आप उससे क्या है, तब आप उससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल, लेकिन 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपका सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा आपका थ्योरम नंबर 4 को, और थ्योरम नंबर 4 को एक बार रीड करिए, बहुत ही अच्छा ये थ्योरम है। देखते हैं थ्योरम नंबर 1 कह रहा है, थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और वाइस वर्सा, राइट। तो आपको इसने जस्ट ये कहा है कि कोई भी अगर आपका इक्वल कॉर्ड है, कोई भी कह रहे इक्वल कॉर्ड, कोई भी इक्वल कॉर्ड है, कोई भी अगर आपका इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर से जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। यानी अगर ये डिस्टेंस d है तो 100% आपका ये भी डिस्टेंस क्या होगा, d होगा। यानी कोई भी आपका अगर कोई भी 2 कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा। तो यहां पे देखिए हमने कह दिया कि ये कॉर्ड AB है और ये आपका CD है, हमने ये कह दिया कि AB जो है अगर CD के बराबर है तो 100% जो है आपका 100% जो है वो OM जो होगा वो ON के क्या होगा, बराबर होगा। अब इनका उल्टा कहिए, इनका उल्टा कहिए कि अगर 2 कॉर्ड है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो वो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। हमने तभी लिखा है वाइस वर्सा। देखिए अब आपके पास 1 2 3, अब 3 थ्योरम्स आपको मैंने बताया, लेकिन टोटल 6 थ्योरम हमने आपको बता दिया। ये तो थ्योरम है, इसका कोई वैसे वर्सा की नीड नहीं है, लेकिन ये जो 3 थ्योरम हमने बताया आपको, ये 3 2 जा आपका 6 थ्योरम हो गया। इसने कहा कि भाई इक्वल कॉर्ड जो होगा वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा, इसका जो आपका कन्वर्स है वो भी ट्रू है कि अगर इक्वल डिस्टेंस पे 2 कॉर्ड हैं सेंटर से तो वो कॉर्ड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम का। कह रहा है कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो यही है। क्यों पता है, इस बार के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इस पे बन जाते हैं, और इस बार तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा गया है। इसीलिए मैं सारे थ्योरम्स को डिस्कस कर रहा हूं, और हमेशा पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि इसी पार्टिकुलर समय, हमेशा जो है आपसे ये सब चीज़ें 9th से रिलेट करके चीज़ें पूछा जाता है, क्योंकि 10th का इतना छोटा चैप्टर है ना वो, कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं आ सकता है, तो कुछ 9th की भी चीज़ें रिलेट करके आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसने कहा है कि एक आपका सर्कल है, और अगर इस सर्कल पे अगर आप कोई आर्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग AB आर्क, अगर AB आर्क ले रहे हैं तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर पे ये AB आर्क जो है, जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, वो एंगल जो होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क,
तो रिमेनिंग पार्ट कौन है आपका, यही रिमेनिंग पार्ट है, कहीं भी यही रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि ये तो आर्क हो गया ए बी। अब बच कौन गया, ये बच गया, ये सब यहां से लेकर के और यहां तक बच गया, यानी ये आपका क्या हो गया माइनर आर्क, और मेजर तो ऊपर है, तो मेजर ही बच गया ना, क्योंकि ये माइनर तो यहां एंगल बना ही लिया थीटा, यस और नो, माइनर तो यहां थीटा एंगल बना ही लिया। अब बाकी रिमेनिंग कहीं भी अगर एंगल बनता है, अगर रिमेनिंग कहीं भी एंगल बनता है, तो वो जो होगा आपका क्या होगा, इस सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है उसका ये आधा होगा, यानी ये होगा θ/2। या हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर पे आपका एंगल बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है वो उसका क्या होगा, डबल होगा। देखिए ये θ/2 है और ये थीटा है, यानी क्या है, ये डबल हो गया, क्या हो गया, ये डबल हो गया। तो उसने कहा है कि द एंगल सबटेन बाई एन आर्क एट द सेंटर, तो सेंटर पे बना लिया थीटा, इज डबल, ये डबल है, एंगल सबटेन बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। तो देखिए ना, ये है रिमेनिंग पार्ट में कितना बना है θ/2, और उसी सेंटर पे कितना बना है θ/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल कह रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या आएगा, थीटा आएगा। तो इन्होंने जस्ट कहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बेटा पता है, देखिए अगर यही में इसी में अगर ये ऐसा दिया होता ना, तो कोई भी स्टूडेंट इसको पकड़ लेता। कैसे, देखिए ध्यान से, क्योंकि यही सब चीजें जो है आपको नोटिस करना होता है। ये चीजें अगर दिया हो ऐसे, और यहाँ पे अगर ऐसी चीजें दिया होता तो वो पकड़ लेता कि ये 45, ये अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60 है, तो वो 100% कह देता कि ये 30 है। पता है क्यों, क्योंकि ना ये डायग्राम उसका देखा देखा सा लगेगा 9th क्लास में, लेकिन ये डायग्राम जो आपको दिया है ये बहुत कम बच्चों को याद रहता है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए जब भी सर्कल के अंदर एक्स बन जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी सर्कल के अंदर आपका एक्स बन जाए, आप देखिए यहां पे एक्स बना है, जब भी एक्स बन जाए तो आप 100% श्योर रहिए कि ये वही थ्योरम है। कौन, कि आपका एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो डबल हो जाएगा, किसके, रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा उसके डबल हो जाएगा। और इस बार जो सैंपल पेपर में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन क्या है कि यही दिया है, एक्स बना दिया है, और आपसे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा। अगर इसको देखा जाए तो कम से कम 50 से 60% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे या तो गलत ऑप्शन टिक करेंगे। देखिए उन्होंने इस क्वेश्चन को जो पूछा है, तो आपको सिंपल ये देखना है कि एक्स बन रहा है, तो एक्स जहां भी बने वहां कंसेप्ट आपका यही लगेगा, क्योंकि एक्स जो बनता है ना बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, वो समझ जाएगा अच्छा ये तो 60 है तो ये 30 हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन जैसे ही ये एक्स बना दिया, जैसे ही आपको एक्स बना दिया, वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपका एक्स बने तो यही थ्योरम जो है वो लगेगा। अब क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया, इसको भी उसने मिला रखा है वहां पे, है ना, ये एंगल दे रखा था, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, तो देखिए अब जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर देंगे, आपको ये आर्क जो है आपको दिख रहा है, ये आर्क आपको दिख रहा है, राइट। तो वहां पे ये जो आर्क दिख रहा था, रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। अब एक ऐसा दे दिया, और ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसा भी तो दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, इसको नहीं, इसको हटा करके देखिए, बिल्कुल दे सकता है, यस बिल्कुल दे सकता है। तो ये थीटा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी थीटा होना पड़ेगा, θ/2। एक्चुअली है क्या कि आपको जो है रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनेगा वो सब सेंटर के आधा होगा। यस, कहीं भी आप बना दीजिए, बाकी सब जगह यहां बनाने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलरेडी आप बहुत ही आसानी से क्या है बना लोगे। एक और फेमस डायग्राम देखिएगा ध्यान से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, हमने यहाँ पे ये सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल को जो है, इस सर्कल में देखिए कितना जो है
ये डायग्राम घुमाते हैं वो लोग। देखिए ये जो है आपका बन गया रिमेनिंग पार्ट में, ये बच गया आपका ए बी, एक आर्क ले लिया, यहाँ पे बन गया थीटा। अब क्या करेंगे कि वो एक्स भी नहीं बनाएंगे, इस बार जो है वो एक्स भी नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट को ऐसे बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया उन्होंने, और तब वो ऐसे मिला देंगे। अब देखिए, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां एक्स नहीं बना, ठीक है, और ये तो बन ही नहीं रहा है। तो ध्यान से सुनिए, ये भी एक ऐसा डायग्राम है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब यहां पे जो है आप इधर देखिए, ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं आपको। तो यही डायग्राम ये है, लेकिन आपको जो है वो क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग दिख रहा है, यानी इसी लाइन को वो आगे बढ़ा दिए हैं। तो बेटा अगर ये थीटा है तो 100% ये θ/2 होगा, और ये भी क्या होगा, θ/2 होगा। और कहीं भी एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट में, कहीं भी एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट में, तो आपको याद रखना है ये सभी एंगल आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। तो एक ये भी कंसेप्ट है कि जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनेगा वो सारे एंगल जो है इससे आपका सेंटर के एंगल से हाफ तो होगा, लेकिन आपस में तो इक्वल होगा। देखिए θ/2 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 θ/2, यस और नो, यस। तो इसको आप ध्यान रखिए, एक तो ये डायग्राम हो गया, और दूसरा जो मैंने अभी डायग्राम जस्ट बनाया है कि इसी को आगे बढ़ा के ऐसे, ये दोनों डायग्राम आप याद रखिए। अजीब डायग्राम ये दिखेगा पेपर में, लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हम लोग थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कह रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए वही चीजें मैंने यहां अभी आपको बताया, क्योंकि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। वो तो इसी से आया है, देखिए आप, वो तो इसी से आया है ना, क्योंकि सेम सेगमेंट में आप एंगल बनाएंगे तो आपने ये ले लिया, आपने ये ले लिया एक आर्क, और सेंटर पे एंगल बना दिया, मान लीजिए आप 60 डिग्री। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट में, यानी सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ये सेगमेंट आपका ए बी है, और बाकी इधर जो बच गया, ए सी बी, इस सेगमेंट में कहीं भी एंगल बने, इस सेगमेंट में कहीं भी एंगल बने, कहीं भी एंगल बने, कहीं भी एंगल बने, कहीं भी एंगल बनता है, इसी सेगमेंट में एंगल बनता है, तो बेटा हम अभी बताया ना ये 60 है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब 30, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका बात हम पहले भी आपसे कर लिए हैं। तो सिंपल है कि सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, और इक्वल का मतलब सेंटर पे जो बनेगा उससे क्या होगा, वो आधा हो जाएगा। यस और नो, यस। आइए, ये हो गया आपका 6। अब बात करते हैं बेटा 7। कह रहा है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेन इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment, comma the 4 points lie on a circle, they are concyclic। देखिए सिंपल बात क्या है कि इसने कहा है कि एक आप सर्कल बना दीजिए, राइट, एक आपने क्या बना दिया, ये एक आपने सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में उसने कहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेन इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट आप बना दीजिए, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ध्यान से देखिएगा। अब एट 2 अदर पॉइंट कह रहा है कि सबटेन इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। तो ये एक आपका पॉइंट यहां पे हो गया, तो ये हो गया आपका सी, एक एंगल यहां बना रहा है, और दूसरा एक एंगल आपको क्या है, ये पॉइंट्स क्या बना रहा है, यहां बना रहा है। अब कह रहा है कि ये दोनों एंगल जो होगा ना ये इक्वल होगा इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स, इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। देखिए एक सी और अदर पॉइंट है, यहां पे इक्वल एंगल दोनों बनाएगा पॉइंट्स, lying on the same side of the line
कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये आपका लाइन है, इसके सेम साइड में या तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो सेम साइड में एंगल बना रहा है, तो सेम साइड में ये एंगल बनाया, दिस एंड दिस, ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि इक्वल कर रहा है। द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ साइकिल, तो आपका ये चारों पॉइंट्स जो होगा वो कहां पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। इन दैट केस ये कॉन्साइक्लिक कहलाएगा। क्या कहेगा ये, इसको बोलेंगे आप कॉन्साइक्लिक। क्या हो गया, ये कॉन्साइक्लिक हो गया। तो अगर आपका 4 पॉइंट्स जो है वो कॉन्साइक्लिक है तो ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यस और नो, यस। अब आते हैं नेक्स्ट, आप थ्योरम का बात करते हैं। ये भी नेक्स्ट थ्योरम जो है बहुत अच्छा थ्योरम है, इसको समझिएगा अच्छे से क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है क्या कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब देखिएगा, उन्होंने कहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, अगर आपका किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम, कर है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये अगर आपका ये चारों पॉइंट्स जो है, चारों पॉइंट्स जो है वो अगर आप सर्कल पे है ना साइक्लिक, तो ए बी सी और डी, कह रहा है कि इनके अपोजिट एंगल का सम, यानी दिस और दिस अपोजिट एंगल का सम, यानी ये x है ये y है, कह रहा है कि x प्लस वाई का सम अगर 180 हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका साइक्लिक, ये आपका जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरा उसने क्या है कि अगर आपको ये z और ये आपका w, तो अगर इनका भी दोनों एंगल का सम जो है, इनका भी दोनों एंगल का सम जो है अगर 180 होता है तो हम इस कंडीशन में ये कह देंगे कि सर हमारा ये जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम अगर आपका 180 हो जाता है तो वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक है तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होगा तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यानी हम इसमें कह सकते हैं वाइस वर्सा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट भी, इनका कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है। आइए अब समझते हैं क्लास 10th के सारे कंसेप्ट को। और क्लास 10th अब यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। बेसिक बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रीज़न ये है कि जब भी आप क्वेश्चन अब बनाने जाएंगे, चाहे इसके एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको वो सारे बेसिक की नीड होगी जो कि मैंने आपको क्लास 9th बोल करके सारी चीज़ें बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से चीजों को। और क्या है हमारा, सबसे पहले कि हमने एक सर्कल लिया है और एक लिया है स्ट्रेट लाइन। यस, अब आपको ही ये सोचना है कि हमने जस्ट एक सर्कल लिया और हमने एक क्या लिया, स्ट्रेट लाइन, तो क्या क्या इनमें रिलेशन हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं सोच सकता हूं, आप भी सोचिए कि अगर आपको एक सर्कल मैं दे दूं और एक स्ट्रेट लाइन दे दूं तो आप क्या क्या रिलेशन उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है कभी वो घूम के नहीं आता है, राइट। तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये आपका सर्कल है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही टच ना करें, सिंपल। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये इसको 2 पॉइंट पे यानी 2 पॉइंट पे कट करे। और तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि सिर्फ टच कर ले, यानी टच इन द सेंस कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब इससे ज्यादा कंडीशन क्या आपके पास है, बोलिए सुनो, क्या आपके पास है? बिल्कुल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 कंडीशन हो सकता है अगर हम एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल को ले तो यहाँ पे वही मैंने तीनों कंडीशन को बनाया है। अब जब ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये अलग है,
अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनका नाम अलग होगा, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो सिंपल यहां पे बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां पे जो है आप ये बोलोगे कि यहां पे तो सर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, राइट, और यहां पे क्या है? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। अब ये सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कितने पॉइंट पे कर रहा है? ओनली इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, राइट। तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, और यहां पे आपको एक से ज्यादा यानी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जरा सोचिए कि क्या ये 2 से ज्यादा पे कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर स्ट्रेट लाइन थोड़ी फिर से घूम के आएगा, वो तो सिंपल आपको पता है ये आगे तक जाएगा और ये आगे तक जाएगा, यस और नो। तो ये 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं कट कर सकता है। तो बेटा अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं सिकेंट। तो ये जो है हमारा, इसको नाम क्या देंगे? सिकेंट। यानी आप ये कहोगे कि अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड द सिकेंट। तो ये मेरा क्या हुआ? सिकेंट हुआ। अगर यही स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है टैंजेंट। और बेटा आपको यही जो है सबसे ज्यादा जो है आपको पढ़ना है क्या? टैंजेंट के बारे में। तो आप ये कहोगे कि अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड द टैंजेंट, या टच एट 1 पॉइंट। याद रखिएगा, चाहे ये टच बोले और चाहे इंटरसेक्ट बोले, दोनों बात क्या है? बराबर है। तो टैंजेंट आप उसको बोलोगे कि जो एक पॉइंट पे क्या हो? आपका टच करे, राइट। अब इसी में आपको क्वेश्चन एक आता है कि कितने टैंजेंट जो है हम किसी सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाउ मेनी tangent circle can have, कितना हो सकता है टैंजेंट सर्कल के पास। तो बेटा हमने ये कहा कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या एक पॉइंट पे टच करे तो हम उसको टैंजेंट बोल रहे हैं, यस और नो। अब आप ये देखो कि एक पॉइंट, यानी जब हम बेसिक सर्कल का बात कर रहे थे, उसके डिफिनेशन का बात कर रहे थे, क्लास 9th के जब कंसेप्ट को हम आपको बता रहे थे, तो हमने ये कहा था कि आपका जो सर्कल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। यस, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने ये कहा कि सर्कल जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। तो ये तो टैंजेंट जो आपने ड्रॉ किया है उसको आपने कहा है कि एक पॉइंट पे आपने क्या एक टैंजेंट खींचा है, तो इस तरह तो इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। यस, इनके पास कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो यानी कितना टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो हम उस पे क्या है? इनफाइनाइट टेंजेंट जो है वो हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, तो आप ये बोलोगे कि सर इनफाइनाइट, यस और नो। तो हम किसी सर्कल पे इनफाइनाइट जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होता है, क्या है? ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किसी भी सर्कल पे कितने नंबर ऑफ सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें
कि कोई एक पॉइंट है, ये मेरा सर्कल हो गया और कोई एक पॉइंट मैंने यहाँ पे पी लिया और इस पॉइंट पे कितने आपका सीकेंट ड्रॉ हो सकते हैं। देखो टेंजेंट बोलेगा तो अभी तो हमने ये बात किया ना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करें कि सीकेंट कितना ड्रॉ हो सकता है तो आप खुद ही आप ऑब्जर्व कर लो कि कितना ड्रॉ होगा, खुद ही आप ऑब्जर्वेशन में ला सकते हो। आप देख सकते हो ये सारे लाइन जो है वो आपका इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये सारे लाइन जितने भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सभी इससे ही आपका क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और ये जितने भी लाइन है, एक तो हम ए और बी कह देते हैं, ए और बी, तो ये तो टेंजेंट हो गया क्योंकि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसी पॉइंट पे कितने सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो हमने ये कहा कि ये लाइन L1 है, ये L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। तो आप देखिए सभी इसी पॉइंट पे ड्रॉ हो रहे हैं और सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। उसी तरह ये जो है L1 यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, यानी अगर हम लाइन AB को छोड़ दें तो जितने भी यहाँ पे जो लाइन है वो सारा आपका सीकेंट है। क्यों? क्योंकि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सीकेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं तो आप ये कहोगे कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट वी कैन ड्रॉ ऑन द क्या सर्कल एट अ पॉइंट। देखिए बहुत सारा पॉइंट है वो अलग बात है, लेकिन एक पॉइंट पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस बार के जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है वो यही क्वेश्चन आया है कि ऑब्जेक्टिव में है कि एक पॉइंट पे सर्कल का अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं उस पर कितना नंबर ऑफ सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट ऑन सर्कल एट अ पॉइंट। अब हम बात करते हैं बेटा एक दूसरे कंसेप्ट का कि किसी भी सर्कल के पास कितना आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो या किसी भी सर्कल के पास कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना पैरेलल टेंजेंट होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये हम लाइन खींच रहे हैं, राइट, ये भी हमने लाइन एक खींच दिया और दूसरा ये मैंने एक लाइन खींच दिया, उसके बाद हम लाइन और भी ड्रॉ करते जा रहे हैं। आप ध्यान से, ऑल द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये मैं मान के चल रहा हूं कि सभी लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और आप भी देख सकते हैं कि सभी लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे ये आपका लाइन और इस पॉइंट पे आपका ये लाइन, यानी इनको छोड़ करके सारे जितने भी लाइन है या तो वो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे और नहीं तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो हमने तो ये कहा है कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट सर्कल कैन हैव, तो है ना, कैन हैव। तो आपका पैरेलल टेंजेंट कितना हो सकता है, एक बार में आप कितना पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं सर ये सभी तो पैरेलल ही हैं, लेकिन टेंजेंट इसमें से ये है जिसको हमने ए बी नाम दे दिया और यहाँ पे हमने एक सी डी नाम दे दिया। बाकी या तो पैरेलल हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं है, ना ही वो इंटरसेक्टिंग है और ना ही वो टचिंग है। लेकिन कुछ ऐसे लाइन है जो आपको दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो पैरेलल हैं, लेकिन ये टेंजेंट ना हो करके अंदर वाला सभी क्या हो गया, सीकेंट हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एक बार में आप दो ही पैरेलल टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो एक बार में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहां से कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है तो एक यहां ड्रॉ करेगा और एक यहां, यानी मैक्सिमम जो है आपका दो पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। यस और नो। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं
एक थ्योरम है और वो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी अगर कोई सर्कल है, अगर उस सर्कल पे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर कोई भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो टेंजेंट होगा वो रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है एक से दो बार आपके बोर्ड में भी आया है, मतलब ये थ्योरम जो है आपके बोर्ड में भी आया है कि प्रूफ करिए कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं कि इनको प्रूफ कैसे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो आपके पास गिवन है क्या, एक सर्कल, और उस सर्कल के ऊपर एक टैंजेंट, कौन सा, एक्स एंड वाई। एक्स वाई एक टैंजेंट जो है वो गिवन है। आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स वाई के। पी जो है वो पॉइंट है जहां पे हमने टैंजेंट को क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो जस्ट मैंने वही लिखा है कि गिवन में क्या है कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट पॉइंट पी। पी पे हमने क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। आपको प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, यानी ये जो रेडियस है आपका, ये जो रेडियस है, ये रेडियस परपेंडिकुलर होगा किसके, परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के ऊपर, ये हमको दिखाना है। तो प्रूफ में क्या है, देखिएगा ध्यान से समझिए। अगर हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेट करते हैं, एक टेंजेंट हम यहां पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, और कोई भी हम एक ऐसा पॉइंट लेट कर रहे हैं, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपको पी पे लाई नहीं कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इधर लाई कर रहा है, तो हमने इसको क्या किया, ज्वाइन किया, हमने इसको क्यू बोल दिया। अब आपने यहां पे जो आउटसाइड लिया है, यानी एक्स वाई पे जो हमने आउटसाइड लिया है एक पॉइंट, अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता, कोई पूछ सकता था कि ये क्यों आपने सर्कल के अंदर क्यों नहीं लिया है। तो अगर हम सर्कल के अंदर लेते बेटा, तो आपका ये टेंजेंट क्या बन जाता, सीकेंट बन जाता। देखिए, जैसे ही क्यू अंदर होगा वैसे ही जो है ये यहां पे क्यू हुआ, तो क्यू अगर अंदर हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक सीकेंट बन जाएगा। तो सीकेंट ना बने इसके लिए क्यू को हमेशा कहां रहना पड़ेगा, सर्कल के आउटसाइड। यस और नो, तो सर्कल के कहां रहना पड़ेगा, इसको आउटसाइड। इसीलिए हमने यहां पे दिखाया है कि क्यू जो है वो सर्कल के क्या है, आउटसाइड में है, क्योंकि जैसे ही इनसाइड होगा वो सीकेंट बन जाएगा। चलिए, तो बेटा जब ये आउटसाइड है तो आप सिंपल सा बात सोचिए, जब ये आउटसाइड है तो रेडियस से हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी सर्कल के अगर बाहर पॉइंट लाई करता है, अगर आप इसको आर बोल देते हैं, तो हमेशा जो होगा वो ओ आर जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, इस ओपी से, यानी रेडियस से। क्या होगा, हमेशा बाहर होगा। तो कोई भी अगर सर्कल के आउटसाइड में लाई कर रहा है अगर पॉइंट, तो उस पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा जो लेंथ उसका होगा वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर ये रेडियस से बड़ा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका रेडियस के बराबर कब हो सकता है, ये रेडियस के बराबर कब हो सकता है, जब ये क्यू कहां पे आ जाए, पी पे आ जाए। इसका मतलब है कि आप अगर कहीं भी पॉइंट ले रहे हो, कहीं भी पॉइंट ले रहे हो, ध्यान से सुनिए, कहीं भी ले रहे हो, इधर भी ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, कहीं भी ले रहे हो, तो हमेशा इस ओपी से ये पॉइंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ओपी के बराबर कब होगा, जब ये पॉइंट कहां पे, पी पे लाई करेगा। इसका मतलब है कि जब ये क्यू पी पे चला आएगा तो ये क्या होगा, उस समय ये डिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो हम ये कहेंगे कि जब दो पॉइंट के बीच में अगर आपका
लेंथ अगर शॉर्टेस्ट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम दो, ये पॉइंट एक आपका O है और ये पॉइंट आपका एक P है, अगर ये पॉइंट यहां पे है, यहां पे, और एक पॉइंट अगर इधर है, तो जब तक ये कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, तो आपका हमेशा OP से बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, OP से बड़ा होगा। यानी अगर हम ये कहें कि जब ये पॉइंट P पे आ जाएगा तो ये लेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, और शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपका, हम ये कह सकते हैं कि अगर P पॉइंट जो है, P और O अगर ये शॉर्टेस्ट है, तो आपका OP को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा किस पे, XY पे। जस्ट मैंने वही यहां पे लिखा है कि टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन OQ, हमने ज्वाइन कर दिया। The Q point must be lie outside the circle because if it lie inside the circle, XY will become secant। अगर ये अंदर हो जाएगा तो ये सेकेंड बन जाएगा। तो सिर्फ जो आप सोच रहे हैं उसी को लिख देना है, कोई नई चीजें नहीं है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर ये सर्कल के आउटसाइड में है तो हमेशा OQ OP से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने जस्ट लिखा कि OQ जो है वो OP से क्या है, बड़ा है। ये हमेशा होता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक आप P पॉइंट पे ना आ जाते तब तक ये हमेशा होता रहेगा। तो मैंने लिखा है कि दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द XY अदर देन P। अगर P को छोड़ के अगर कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो तो हमेशा ये होता रहेगा। Therefore, OP is the shortest distance of the point O टू द पॉइंट ऑफ XY। यानी आपका OP क्या हो गया, अगर दूसरा पॉइंट है तो हमेशा बड़ा होता रहेगा, लेकिन OP अगर आ गया तो क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट बन गया, सबसे छोटा लेंथ बन गया। और अगर ये शॉर्टेस्ट बन गया तो हमको ये पता है, एज वी नो डैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यस और नो, कुछ भी नहीं है प्रूफ करने में, एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आप इसको क्या करें, एक बार खुद से प्रूफ करने की कोशिश करें, जो लैंग्वेज मैंने बोला है उसको खुद से लिखने की कोशिश करें। आइए अब देखते हैं 10.1 का कुछ जो क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा जो है आपका एक्सरसाइज है। आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने जो अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, क्या उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ये क्वेश्चन जो है ना, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कभी भी हेल्प लेने की कोशिश नहीं करिए। पहले क्या है कि आप इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। और अगर सॉल्व नहीं होता है उसके बाद फिर आप फर्दर इसको देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। ये बात मैंने किया था कि किसी एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, तो सभी पे अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाएंगे, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो ये बात मैंने आपसे किया था, तो आप ये कह सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट या मेनी टेंजेंट्स आप बोल सकते हो। अब उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स का बात करते हैं। कह रहा है कि टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। कह रहा है कि एक सर्कल को कोई टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो बेटा क्या है, जो लास्ट वाला केस क्या है, इंटरसेक्ट करे या टच करे, लेकिन कितना पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे। यस और नो। तो हम यहां कह सकते हैं कि इट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट, राइट, ओनली वन पॉइंट, या सिर्फ वन पॉइंट भी आप लिखोगे तो चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड।
अगर आपको पता है कि अभी आंसर आपने दिया कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या टेंजेंट, अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो सेकंड वाला केस कौन सा, सेकंड का, क्या हो जाएगा, सेकंड का। तो यानी आप यहां पे क्या भरेंगे, यहां पे भरेंगे सेकंड। यस और नो, यस। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। करे अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो हमने बात किया था कैसे करके, बहुत सारे हमने लाइंस ड्रॉ किए थे पैरेलल, और हमने देखा था कि एक टेंजेंट आपका यहां पे ड्रॉ हो पा रहा है, एक टेंजेंट यहां, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट यानी 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, किसके, ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, राइट, क्या, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा हम 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं एट अ टाइम, राइट। अब बोलोगे सर एक ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे कोई बात नहीं है, तो भी तो आप 2 ही ड्रॉ कर पा रहे हो ना एट अ टाइम, तो 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं। कर है 4th क्वेश्चन कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, आप देखिए एक लाइन का जो है ये कॉमन पॉइंट जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे ये लाइन कॉन्टेक्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 2 का 4th। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर आप अच्छा क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कैसे, सुनिएगा। करे कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। अब देखिएगा ध्यान से, एक सर्कल है, अब इस सर्कल पे एक टेंजेंट है, कौन सा, एक आपका टेंजेंट है, कौन सा, PQ, राइट। उसने कहा है कि अ टेंजेंट PQ, तो आप यहां पे बोल दीजिए P और यहां बोल दीजिए Q। फिलहाल देखते हैं, कर है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। अब यहां से सेंटर से जो है, इसके सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है, कहां पे, Q पे मिल रहा है, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, यानी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये पॉइंट O है, हमने ड्रॉ किया, Q पे मिला। अब उसने क्या कहा कि शो डैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो जो आपका OQ है ये क्या है, 12 सेंटीमीटर। यस, आते हैं, करे कि लेंथ PQ इज, अब लेंथ जो PQ है वो लेंथ आपका क्या है, ये आपको निकालना है, तो हमने इसको बोल दिया क्या है, ये x है, कोई दिक्कत, हमने क्या बोल दिया, इसको x बोल दिया। अब आप निकालिएगा कैसे, तो बेटा अभी तो आप पढ़े हो कि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यस, तो अगर टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर कर देंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रेंगल हो गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आज के बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो मैं इसी तरह आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या आप दिमाग में रखना। जब आप सर्कल पढ़ रहे होंगे, वैल्यू कैलकुलेट करना का बात किया जाएगा तो कभी भी आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं भूलिएगा। यस, सबसे पहला पॉइंट, कभी भी पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं भूलना है। लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इसमें ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का बात आ गया, और परपेंडिकुलर का बात आ गया तो राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रेंगल हो गया तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो आइए, अब अगर ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। जिसको अगर ये बेस मान रहे हो आप तो बेस मान लो। तो आपको पता है कि बेस PQ का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यानी OP का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर। यस और नो? अब आपका PQ कितना है, तो सर PQ हमको x है, यही निकालना है, और OP कितना है सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और OQ कितना है आपका 12 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144 माइनस 25।
तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब इसको माइनस करेंगे तो आपका 49, यानी ये हो जाएगा आपका 119 और x निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस 119। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर आप प्लस माइनस ले लिए हैं। यस, मैंने प्लस माइनस ले लिया। क्यों? क्योंकि अभी तो हम क्वाड्रेटिक देख पा रहे हैं ना इसको। ये तो अलग बात है कि हम ये कहेंगे कि ये लेंथ है, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो लेंथ निगेटिव नहीं होता, इसलिए क्या है, प्लस रहेगा। यानी x की वैल्यू जो है वो कितना आ गया आपका 119 हो गया रूट ओवर। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी के तरफ जो हम लोग जाएंगे। यस और नो? तो याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम को सर्कल सॉल्व करते समय। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other is a secant to the circle। इसमें कुछ नहीं है बेटा, ये सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हो, खुद ही ड्रॉ कर सकते हो। कह रहा है 2 लाइन ड्रॉ करिए, एक आपका सिकेंट होना चाहिए और एक आपका टेंजेंट होना चाहिए। तो इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और इस सर्कल में क्या होगा, कह रहा है कि एक जो है वो आपका टेंजेंट होना चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए, सिकेंट। तो ये हो गया आपका टेंजेंट, ये आपका ए बी जो लाइन है वो आपका टेंजेंट हो गया पी पे, और एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए जो वो कह रहा है सी और ये डी। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सिकेंट। तो जस्ट आपको 2 लाइन ड्रॉ करना था जिसमें से एक आपका क्या है, सिकेंट है और एक आपका टेंजेंट है। तो आप यहां पे कह दीजिएगा कि ए बी टेंजेंट है और सी डी क्या है, सिकेंट है। यस और नो? तो ये था आपका 10.1 का इंट्रोडक्शन और कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा है, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।